कल तक हमने क्या पढ़ा था, एक बार वो रिवाइज कर ले। सबसे पहले हमने पढ़ा कि कोई भी गवर्नमेंट अपनी कंट्री का वेलफेयर चाहती है कि नहीं चाहती है। हाँ, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, चाहती है। गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ती है। वो एक्टिविटी हमारी इंफ्रास्ट्रक्चरल भी हो सकती है, इकोनॉमिक भी हो सकती है, और वेलफेयर एक्टिविटीज भी हो सकती है। उनके लिए हमें क्या चाहिए होता है, जी गवर्नमेंट को भैया। बहुत सारा पैसा चाहिए होता है ना। और वो जब हम मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था कि जब हमारी वो सैलरी वाला एग्जांपल बताया था, जब हमारे घर पे हमारी मम्मी हमारी जो सैलरी होती है और ये जो खर्चे होते हैं उन्हें मैनेज करती है, तो गवर्नमेंट इतनी बड़ी कंट्री को चला रही है तो वो खर्चों को मैनेज करेगी, और इनकम कहाँ कहाँ से आएगी उसको भी क्या करेगी, वो मैनेज करेगी। ठीक है ना, समझ रहे हो ना। तो इससे क्या होगा, जी भैया। वो जो मतलब मैनेज करेगी वो एक डॉक्यूमेंट के थ्रू, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू करेगी, एक टूल के थ्रू करेगी, और उस टूल का नाम है बजट। बजट क्या होता है, बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट्स ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ओवर द या ड्यूरिंग अ गिवन फिस्कल ईयर। आने वाले साल में गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से कितना कलेक्शन करेगी, कितना कितना पैसा खर्च करेगी, उसे बोलते हैं बजट। बजट के अंदर एस्टिमेटेड फिगर्स होती है, एक्चुअल फिगर्स नहीं होती, क्योंकि एक्चुअल तो जब पता चलेगा जब वो मतलब एक्चुअल में काम परफॉर्म होगा, क्योंकि बजट हमने फ्यूचर के लिए बनाया, आने वाले साल के लिए बनाया है। ठीक है ना। बजट कब प्रेजेंट होता है, फर्स्ट डे ऑफ फरवरी को प्रेजेंट होता है, पार्लियामेंट में होता है। कौन करता है, फाइनेंस मिनिस्टर करता है। करंट फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, हमारा भी निर्मला सीतारमण। ठीक है ना। 75 दिनों के अंदर अंदर हमारा जो बजट है वो अप्रूव हो जाना चाहिए। अब बजट हर एक गवर्नमेंट बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी, स्टेट गवर्नमेंट भी और लोकल गवर्नमेंट भी, लेकिन हमारे सिलेबस में केवल यूनियन बजट है। यूनियन बजट जो यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, आ रही बात समझ में, यही पढ़ा ना हमने सब कुछ। और जो जी भैया। गवर्नमेंट, हाँ, जो गवर्नमेंट खर्चा करती है वो खर्चा किसके अकॉर्डिंग करती है, अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग। अगर सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव है तो उसके अकॉर्डिंग खर्चा करेगी, और अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है तो उसके अकॉर्डिंग क्या करेगी, गवर्नमेंट खर्चा करेगी। ठीक है ना। और ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने रीएलोकेशन मतलब ऑब्जेक्टिव पढ़े थे किसके, गवर्नमेंट बजट के। एक ही पढ़ा था हमने, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, की गवर्नमेंट क्या करती है, रिसोर्सेज को रीएलोकेट करती है, यानी कि रीडिस्ट्रीब्यूट करती है। क्या करती है, रिडिस्ट्रीब्यूट। रीडिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है ना। और रीडिस्ट्रीब्यूट किसके थ्रू करेगी, टैक्स कंसेशंस और सब्सिडीज के थ्रू। और प्राइवेट पार्टी अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो वो क्या करेगी, खुद ही क्या करेगी, प्रोडक्शन करेगी। तुमने देखा होगा ना, जैसे वाटर सप्लाई होती है हमारे यहाँ पे, वाटर सप्लाई कोई हाँ भैया। प्राइवेट कंपनी नहीं करती है ना, वो गवर्नमेंट करती है। हमें हाँ, म्यूनिसिपैलिटी से मिलती है कि नहीं मिलती है, मिलती है। पता, क्योंकि ये जो इस तरह की एक्टिविटी है ये वेलफेयर एक्टिविटीज है, इनमें कोई प्रॉफिट तो हाँ। कमाना नहीं। ठीक है ना, ना प्रॉफिट इतना हाँ, आएगा इनसे। और ये तो केवल वेलफेयर के लिए होती है, तो ये गवर्नमेंट करेगी। कौन करेगी, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट। इनको प्राइवेट पार्टी करती नहीं है, प्राइवेट पार्टी इंटरेस्टेड भी नहीं होती, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा प्रॉफिट होता नहीं है। तो अगर, हाँ। तो वही चीज है, अगर गवर्नमेंट, अगर प्राइवेट पार्टी क्या नहीं करती है, इंटरेस्ट नहीं लेती है, तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है, उसको प्रोड्यूस करती है उस चीज को। तो और सब्सिडीज पढ़ी थी हमने। सब्सिडीज क्या होती है, सब्सिडीज आर द डायरेक्ट फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू द प्रोड्यूसर टू एनकरेज द प्रोड्यूसर्स। प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर गुड्स। किसी पर्टिकुलर गुड के प्रोडक्शन को एनकरेज करने के लिए प्रोड्यूसर को डायरेक्टली गवर्नमेंट जो क्या देती है, पैसा देती है, उसको बोलते हैं सब्सिडीज। ठीक है ना। और सब्सिडीज हमने मैंने वो भी डिस्कस किया था, उसके बीच में डिफरेंशिएट किया था कि जो सब्सिडी हमारे बैंक अकाउंट में आती है वो एक्चुअल में सब्सिडी नहीं होती, वो हमारा पैसा हमें वापस में मिल रहा है, लेकिन कैश वाला पैसा बैंक की फॉर्म में मिल रहा है। इससे इकोनॉमी को फायदा होता है। वो कल हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया था। टैक्स कंसेशन की जी बात भैया। हुई थी। टैक्स हाँ कंसेशन भैया। मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट हमारे प्रॉफिट जो है वो टैक्स फ्री कर देती है, किसी पर्टिकुलर एरिया में इंडस्ट्री को लगाने के लिए या रिसोर्सेज को रीएलोकेट करने के लिए। इतनी बात समझ में आई आपको। जी हाँ भैया। भैया। ठीक है ना। यहाँ पे हमारा जो पहले वाला जो ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट बजट का, वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। चलिए। अब दूसरा पढ़ते हैं हम, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों, reducing inequalities in income and wealth. हाँ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट जो हमारे देश के अंदर या हमारी जो कंट्री के अंदर इनइक्वालिटीज हो रखी है ना, इनइक्वालिटीज का मतलब है अमीर बहुत ज्यादा अमीर है और गरीब है बहुत ज्यादा गरीब है। तो बताओ इन दोनों सेक्शन के बीच में इक्वालिटी है या इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी है। Equality है। हाँ, यानी कि इनइक्वालिटी किस चीज में, इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ, यानी कि जो लोगों के पास, जो लोग इनकम कमा रहे हैं उनके पास जो संपत्ति है उनमें इनइक्वालिटी है। और गवर्नमेंट बजट के थ्रू इस इनइक्वालिटी को कम करने का काम करती है। समझ रहे हो ना आप, हाँ भैया। कैसे करेगी। कल मैंने एक लाइन बोली थी, वो लाइन बता दो तो ये वाला जो सेकंड वाला ऑब्जेक्टिव है ये हमारा हमको समझ में आ जाएगा। आ रहा है कुछ याद, नहीं,
चलो मैंने बताया था कि अमीर तो बहुत ज्यादा अमीर है और गरीब बहुत ज्यादा गरीब है, और गवर्नमेंट क्या करती है, अमीरों पे टैक्स लगाती है, गरीबों के ऊपर खर्च करती है। तो इससे क्या होगा, जी। अमीर थोड़ा गरीब हो जाएगा और गरीब थोड़ा, गरीब थोड़ा हो अमीर। जाएगा। तो दोनों के बीच में जो इनइक्वालिटीज है वो बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी घटेगी। बढ़ेगी। घटेगी घटेगी नहीं घटेगी। क्योंकि देखो मान हाँ लिया, आप फील करो, आप अपने ना हाथ को ऐसे लेके आओ, एक ऊपर और एक नीचे, बीच में गैप बन रहा होगा, समझ रहे हो आप? हाँ जी ठीक है। भैया। और अब ऊपर वाला तो अमीर है, फील करो, ठीक है, जी। कर रहे हो कि हाँ नहीं कर रहे हो? ऊपर वाला अमीर है, नीचे वाला कौन है? गरीब। 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 है ना? ये एक्शन करके देखो, जब भी समझ में आएगा तुम्हें। आ रही है मतलब ना होने के बाद भी होने का एहसास जब भी मिलेगा, जब आप ये प्रैक्टिकल करके देखोगे। तो ऊपर वाला अमीर है, नीचे वाला कौन है? गरीब है। अब जब गवर्नमेंट क्या करेगी, ऊपर वाले से यानी कि अमीर से ज्यादा टैक्स लेगी, तो उसकी इनकम कम होगी या ज्यादा होगी? कम। होगी। कम होगी, तो उसे थोड़ा सा नीचे को ले आओ, समझ रहे हो? ले आए। और जी। गरीबों के ऊपर खर्च करेगी, जब गरीबों के ऊपर खर्च करेगी तो वो जो अपनी इनकम कमा रहा होगा वो तो उसकी बची जाएगी, और गवर्नमेंट ने उसे एक्स्ट्रा फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई, यानी कि उसके बच्चे को एजुकेशन फ्री में दे दी। और जैसे सरकारी स्कूल खुले हुए हैं ना, हाँ भैया। ठीक है ना, और सरकारी हॉस्पिटल है, वहां पे वो ट्रीटमेंट करा लेगा, और उसे जैसे गवर्नमेंट बीपीएल के थ्रू से राशन दे देगी फ्री में, समझ रहे हो ना, या कम पैसों में दे देगी, तो उसकी इनकम बच जाएगी, तो उसकी इनकम यहाँ से क्या होगी, बढ़ेगी। तो अमीर तो है ऊपर से नीचे को आ गया, और गरीब नीचे से, ऊपर को। है ना? तो आप बताओ, पहले गैप ज्यादा था, अभी गैप ज्यादा है? पहले जरूर। है ना? तो वही तो है ना, गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू क्या करती है, ये जो इनइक्वालिटीज है ना, इसको रिड्यूस करती है। किसके थ्रू? गवर्नमेंट बजट के थ्रू। तो गवर्नमेंट बजट का दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड इनकम वेल्थ। और वेल्थ। तो पहला क्या था? पहला पहला बताओ। रीएलोकेशन ऑफ कितना रिसोर्सेज। रिसोर्सेज हाँ, रीएलोकेशन ऑफ, रिसोर्सेज रिसोर्सेज। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। किसके थ्रू करती है रीएलोकेट गवर्नमेंट रिसोर्सेज? टैक्सेस टैक्सेस एंड सब्सिडीज के। सब्सिडी। टैक्स कंसेशंस और सब्सिडीज। सब्सिडीज के थ्रू, ठीक है ना? चलो अब दूसरा समझते हैं जल्दी से। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इज एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ एवरी इकोनॉमिक सिस्टम। एक बात बताओ, गरीब केवल हमारे देश में पाए जाते हैं या हर एक कंट्री में गरीब पाए जाएंगे? हर एक कंट्री में सब पाई हर एक में मिलेंगे। हाँ, मतलब ऐसा तो नहीं है कि हमारी कंट्री गरीब है और अमेरिका में तो सब लोग अमीर है, नहीं। नो भैया। सब है ना? नहीं है। गरीब तो वहां पे भी मिलेंगे ना, अमेरिका में भी। हाँ हाँ। तो कह रहे हैं कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है ना, ये मतलब ये जो अमीरी और गरीबी है ना, इज एन इनहेरेंट पार्ट। ये क्या है? इनहेरेंट पार्ट है। इनहेरेंट पार्ट का मतलब जिसे खत्म नहीं कर सकते हम, है ना? इनहेरेंट पार्ट ऑफ एवरी इकोनॉमिक सिस्टम। तो कह रहे हैं कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इज एन इनहेरेंट पार्ट। जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है ना, वो इनहेरेंट पार्ट होता है ऑफ एवरी इकोनॉमिक सिस्टम, हर एक इकोनॉमिक सिस्टम का। यानी कि इकोनॉमी चाहे कोई भी हो, चाहे इंडिया की इकोनॉमी हो, चाहे अमेरिका की हो, चाहे पाकिस्तान की हो, चाहे जापान की हो, चाहे चाइना की हो, अमीर और गरीब हर जगह पाए जाएंगे। इसको हम खत्म नहीं कर सकते, ठीक है ना? कम कर सकते लेकिन खत्म नहीं कर सकते, समझ रहे हो ना आप? तो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट एम्स टू रिड्यूस सच इनइक्वालिटीज। गवर्नमेंट का मकसद होता है इस इनइक्वालिटी को क्या करना? रिड्यूस करना इन इनकम एंड वेल्थ थ्रू इट्स बजटरी पॉलिसी। कह रहे कि गवर्नमेंट एम्स टू इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। गवर्नमेंट क्या करती है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है ना, उसे इन्फ्लुएंस करती है बाय इम्पोजिंग। इम्पोजिंग का मतलब होता है लगाना, लेविंग का मतलब भी लगाना होता है, यानी कि टैक्स लगा करके। क्या करके? टैक्स लगा करके गवर्नमेंट जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हुआ है ना, उसे इन्फ्लुएंस करने की, उसे प्रभावित करने की कोशिश करती है ऑन द रिचर सेक्शन। टैक्स किस पे लगाएगी? देखो, ये देखो यहाँ पे, imposing taxes on the richer section। टैक्सेस किस पे लगाएगी बच्चों? अरे बोलो। जो अमीर है ज्यादा। हाँ, ऑफ द सोसाइटी एंड स्पेंडिंग मोर ऑन द वेलफेयर ऑफ पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और ज्यादा खर्च किस पे करेगी? गरीबों पे। गरीबों पे। इससे क्या होगा? इट विल रिड्यूस द इनकम ऑफ रिच। इससे एक तो अमीर की तो इनकम कम हो जाएगी, एंड रेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पुअर। और गरीब का जो स्टैंडर्ड है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, वो क्या हो जाएगा? इंप्रूव हो जाएगा। समझ रहे हो ना आप? हाँ भैया। जी भैया। तो इससे क्या होगा? हाँ हाँ भैया। भैया। बताओ, इससे होगा क्या? जो इक्वालिटी है, मतलब इनइक्वालिटी है, वो घटेगी या बढ़ेगी? घट जाएगी वो। घट जाएगी। और ये गवर्नमेंट का क्या था? मकसद था। हाँ आ रही है ना बात समझ में? ठीक है, जी भैया। चलो नेक्स्ट क्या है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या है? बोलो। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। देखो, हमारी इकोनॉमी के इकोनॉमिक अंदर, स्टेबिलिटी। हमारी इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी रहती है। मतलब
हमारी का किसी भी इकोनॉमी के अंदर हो सकती है। यानी कि कभी तो मार्केट में महंगाई आ रही है, यानी कि इन्फ्लेशन आ रही है, समझ रहे हो ना। और जी। कभी क्या आ रही है, डिफ्लेशन आ रही है। क्या आ रही है? डिप्रेशन। डिफ्लेशन यानी कि मंदी आ रही है, समझ रहे हो ना। मंदी। ठीक है ना। जी हाँ तो भैया। भैया। आप मुझे बताओ, अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर ऐसा कुछ होता रहेगा, कभी इन्फ्लेशन आ रही है, कभी डिफ्लेशन आ रही है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ भाई। क्या था कि मैंने ना मैंने एक फैक्ट्री लगानी थी। ठीक है, मैं एक फॉरेन इन्वेस्टर हूँ, मैं अमेरिका से हूँ, और मुझे इंडिया के अंदर एक फैक्ट्री का सेटअप लगाना था। और वो जो फैक्ट्री है, मैंने यहाँ पे इंडिया के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग ली, और लैंड एंड बिल्डिंग ली, प्लांट एंड मशीनरी ली। जिस टाइम पे मैंने वो सारी चीज़ें परचेज किया, सेट्स परचेज की, उस टाइम पे इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन थी। यानी कि वो सारी चीज़ें मैंने लेट से, वो जो सारा सेटअप मैंने 100 करोड़ रुपए में लगाया। कितने रुपए में लगाया मैंने वो? 100 करोड़। 100 करोड़ रुपए में। आ रही है बात समझ में। लेकिन लेकिन जैसे ही मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, तो हुआ क्या कि इंडिया के अंदर डिफ्लेशन आ गई। क्या आ गई? डिफ्लेशन। डिफ्लेशन आ गई। यानी कि जो चीजें, जो सेटअप मैंने 100 करोड़ रुपए में लगाया था, अगर मैं उसे अब लगाऊं, मंदी आ गई, तो वो चीजें पता क्या है, वो 70 करोड़ में लग जाएगी। कितने करोड़ में लग जाएगी? 70 करोड़ करोड़। में। 70 करोड़ में। तो आप मुझे बताओ, मुझे 30 करोड़ का नुकसान हो गया या नहीं हो गया? हो जी। गया। अच्छा, मैंने प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट कर दी थी कि जब मैंने रॉ मटेरियल वगैरह सारी चीजें खरीदी हुई थी, रॉ मटेरियल वगैरह मैंने क्या की हुई थी, सारी चीजें खरीदी हुई थी। ठीक है ना। तो हुआ क्या, जिस हिसाब से मैंने रॉ मटेरियल खरीदा था, वो रेट था ज्यादा। समझ रहे हो ना आप? वो रेट क्या था? ज्यादा था। ज्यादा। और अभी क्या है, वो चीज कम हो गया। अब मार्केट में ना वो प्रोडक्ट मान लिया बन करके 1000 रुपए का बिकने वाला था, जिस हिसाब से मैंने पहले किया था, लेकिन अभी वो मार्केट में 800 रुपए का बिक रहा है। आप मुझे बताओ, मुझे नुकसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। है ना। और अगर ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन ऐसी आती रहेगी बार 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 बार, तो मुझे कभी फायदा होगा, कभी नुकसान होगा, कभी फायदा होगा, कभी नुकसान होगा। यस और नो? हाँ भैया। ठीक है ना। तो हाँ भैया। आप मुझे बताओ, अगर ये ऐसे मुझे फायदा नुकसान होता रहेगा, यानी कि मुझे रिस्क ज्यादा रहेगा, तो क्या मैं इन्वेस्ट कर पाऊंगा? नो भैया। मैं आगे से भी इन्वेस्ट करने की नहीं सोचूंगा। समझ रहे हो ना। ठीक है। जी। तो इसलिए देश के अंदर क्या होनी चाहिए, हमारी इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए। यानी कि जो अर्थव्यवस्था है हमारी, वो स्टेबल होनी चाहिए, इकोनॉमी हमारी स्टेबल होनी चाहिए। यानी कि जो प्राइसेस है ना, वो लगभग कांस्टेंट होने चाहिए। यानी कि थोड़े बहुत चेंजेस तो चल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कभी एकदम से बहुत ज्यादा हो गए, एकदम से बहुत कम हो गए, तो इससे क्या होगा, नुकसान होगा। क्या होगा? नुकसान होगा इससे। नुकसान होगा। और जब नुकसान होगा तो नए बिजनेस लगेंगे नहीं। आ रही ना बात समझ में? हाँ भैया। है ना। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि हमारे देश के अंदर इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी रहे या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहे? स्टेबिलिटी रहे। हाँ, यानी कि हमारी इकोनॉमी क्या रहे, स्टेबल रहे। आ रही है बात समझ में? हाँ। जी भैया। तो इससे नुकसान होता है बिजनेस वालों को। तो गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे देश के अंदर स्टेबिलिटी आए। क्या आए? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी आए, है ना। तो गवर्नमेंट का यही मकसद होता है कि हमारे देश के अंदर स्टेबिलिटी आए। और वो गवर्नमेंट वो मकसद अचीव करती है, पूरा करती है, किसके थ्रू? गवर्नमेंट बजट के थ्रू, है ना। तो अभी मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, लेकिन पहले मुझे अभी ये 3 पॉइंट रिवाइज कराओ कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट क्या करती है, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करती है ना। किसके थ्रू करती है? टैक्स टैक्स कंसेशंस और कंसेशन एंड सब्सिडीज के थ्रू। सब्सिडी। ठीक है। थोड़ा आवाज तेज करो अपनी, तुम्हारी आवाज कम आ रही है। ठीक है। टैक्स कंसेशंस और सब्सिडीज के थ्रू। सब्सिडीज के थ्रू। ठीक है। और अगर सामने वाली पार्टी इंटरेस्टेड नहीं है, तो भैया डायरेक्टली अंदर अपने आप अपना आप करेंगे, फिर हाँ, उस गवर्नमेंट चीज अपना का आप करेगी। प्रोडक्शन अपने आप करेगी। दूसरा दूसरा क्या पढ़ा हमने? रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड हम वेल्थ। वेल्थ। ठीक है ना। और तीसरा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। क्या है? स्टेबिलिटी। अच्छा। इकोनॉमिक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी। अब ध्यान से सुनना, जो प्रोसेस में समझाने वाला हूँ, ये प्रोसेस ध्यान से समझना। हाँ भैया। जी भैया। लेट्स से मार्केट में क्या है, इन्फ्लेशन है। क्या है? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन है। अब तुम देखना, इन्फ्लेशन वो क्यों है, ये पूरी प्रोसेस समझना। ठीक है ना। इन्फ्लेशन का मतलब समझते हो, महंगाई। जी। हाँ भैया। हाँ ठीक है। भैया। मैं कह रहा हूँ आपको कि सपोज दैट मार्केट में इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई है। अब ये समझो कि वो महंगाई आई क्यों। भाई देखो, जब जो कंट्री में रहने वाले जो लोग हैं, उनके पास अगर पैसा बहुत ज्यादा है, समझ रहे हो ना, उनके पास परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर का मतलब है पैसा बहुत ज्यादा है।
पैसा अगर उनके पास बहुत ज्यादा है, पैसा अगर उनके पास बहुत ज्यादा है तो वो मार्केट में ज्यादा डिमांड करेंगे, से यस और नो? हाँ भैया। यस हाँ भैया। भैया। ठीक है ना। मार्केट में जब डिमांड करेंगे, सप्लाई तो जैसी थी पहले से उतनी रहेगी, लेकिन मार्केट में अचानक से क्या बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? डिमांड। डिमांड बढ़ जाएगी। अच्छा, अब तुम्हें पता है कि मार्केट में सप्लाई तो उतनी थी, उतनी है जितनी पहले थी, लेकिन अचानक से क्या हुआ, डिमांड बढ़ गई। क्या बढ़ गई? डिमांड। डिमांड। डिमांड बढ़ गई। और जब डिमांड बढ़ जाएगी तो आप मुझे बताओ, प्राइस ज्यादा होंगे या कम होंगे? ज्यादा। प्राइस ज्यादा होंगे। आ रही है बात समझ में? और प्राइस ज्यादा यस होने का भैया। मतलब क्या है? इन्फ्लेशन है। क्या है? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन। तो इसका मतलब हमें ये तो समझ में आता है कि इन्फ्लेशन का मतलब क्या है। इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि इन्फ्लेशन जब आती है मार्केट में, जब लोगों के पास पैसा, बोलो, कम हो, ज्यादा हो। नहीं ज्यादा हो, हाँ ज्यादा हो। इन्फ्लेशन मार्केट में तब आएगी जब लोगों के पास पैसा क्या हो, ज्यादा हो। ज्यादा हो। ज्यादा। ज्यादा ठीक हो। है ना? आ रही है ना बात वही समझ में? ज्यादा करेंगे। हाँ जी भैया। भैया। ठीक है। तो अब एक चीज समझो आप, यहाँ पे गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन खत्म करनी, मान लिया, है ना? हाँ भैया। तो गवर्नमेंट इन्फ्लेशन खत्म कैसे करेगी? अब ध्यान से समझना कैसे करेगी। गवर्नमेंट ना सरप्लस बजट बनाएगी। क्या बनाएगी? सरप्लस बजट। सरप्लस बजट। अब अरे भैया, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि इन्फ्लेशन, बड़ी मुश्किल से तो इन्फ्लेशन को समझा, है ना। उसके बाद हमने क्या कि इन्फ्लेशन आएगी, मार्केट में पैसा ज्यादा है, ये वगैरह समझा हमने। ठीक है ना। बिजनेस फ्लक्चुएशन समझे। अब यहाँ पे एक टर्म और आ गई नहीं कि ये सरप्लस बजट क्या होता है। तो अब ध्यान से समझना, सरप्लस बजट क्या है, समझना तो पड़ेगा। और आज समझ लोगे। आज हमें, मैं बता रहा हूँ सिर्फ तुम्हें, अभी शुरुआत में हमारी क्लास इतनी स्लो इसलिए हो रही है क्योंकि सब्जेक्ट बिल्कुल आपके लिए एकदम से बिल्कुल नया है, और जो टर्म्स यूज होने वाली है, अगर मैं यहाँ पे हवा बना दूंगा सब्जेक्ट की, सिलेबस की, तो आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे वो जो बेसिक टर्म्स है वो डीप में समझ लो। जब ये आगे फ्यूचर में रिपीट होगी टर्म्स बार बार, तो हमें वहां पे इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वो मेहनत हमने अभी कर ली। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो सरप्लस बजट क्या होता है? सरप्लस बजट होता है, सरप्लस का मतलब है फायदा, फायदे वाला बजट। सरप्लस बजट का मतलब फिलहाल इतना ही समझो, फायदे वाला बजट। कौन से वाला बजट? फायदे वाला। फायदे वाला। वो भी प्रॉफिट। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, गवर्नमेंट को फायदा कब होगा? जब गवर्नमेंट कलेक्शन ज्यादा करेगी और खर्चा कम करेगी, या खर्चा ज्यादा करेगी कलेक्शन कम करेगी? बताओ मुझे दोनों में से। भैया जब खर्चा कम करेगी, कलेक्शन ज्यादा करेगी। वेरी गुड। तो बजट कैसा बनेगा? सरप्लस। आ रही है बात समझ में? जी भैया। हाँ भैया। जैसे मैं आपको कहूँ कि आपकी इनकम तो है 1 लाख रुपए और आपके खर्चे है 10,000 रुपए, तो आप सरप्लस में हो या डेफिसिट में हो? सरप्लस में। सरप्लस में। सरप्लस में भैया। कितने के सरप्लस में हो? 90,000। वेरी गुड। आ गई बात समझ में? हाँ जी। भैया। और अगर मैं डेफिसिट बजट की बात करूं, तो डेफिसिट बजट क्या होता है? नुकसान हो जाएगा उसमें हिसाब से। हाँ, उसमें गवर्नमेंट खर्चा तो ज्यादा करेगी और कलेक्शन क्या होगा? कम। कम। अब मान लिया गवर्नमेंट ने खर्च तो कर दिए 1 लाख रुपए, समझ रहे हो ना, जी। और जी। जो जो कलेक्शन हुआ वो हुआ 10,000 रुपए का। ये अब मैंने जो सिचुएशन ले ली वो रिवर्स सिचुएशन ले ली कि गवर्नमेंट ने खर्चा तो किया 1 लाख रुपए का, और जो कलेक्शन हुआ गवर्नमेंट को वो हुआ 10,000 रुपए का। तो इस केस में अब बताओ, गवर्नमेंट को सरप्लस हुआ या डेफिसिट हुआ? डेफिसिट हुआ भैया, डेफिसिट 90 हुआ। का। डेफिसिट कितने का? 90। 90,000 का। आ रही ना बात समझ में? जी हाँ भैया। भैया। ठीक है ना। तो सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट समझ में आया? जी हाँ भैया। भैया। अच्छा, अब ध्यान से सुनना। मैंने जहां से अपना पॉइंट छोड़ा था मैं वहीं से क्लिक करूंगा, उस पॉइंट को वहीं से पिकअप करूंगा, और फिर दोनों चीज को कनेक्ट करके समझेंगे। ठीक है ना। देखो पॉइंट, इसमें केवल 3 बुलेट लिखे हुए, एक पॉइंट है, और हमारे एक एक ऑब्जेक्टिव पे एक एक क्लास लग जा रही है। अब समझना कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है ना। मैक्रो को समझने के लिए, अगर तुमने ये समझ लिया ना, ये टॉपिक समझ लिया, तो समझो मैक्रो आपको समझ में आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो अब मार्केट में जैसे कि इन्फ्लेशन है ना, और आपको ये भी पता चल गया। अब डिफ्लेशन का मतलब भी समझा दूं मैं आपको। डिफ्लेशन का मतलब होता है मंदी। अभी डिफ्लेशन कैसे आएगी मार्केट में? डिफ्लेशन आएगी जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा। पैसा नहीं होगा तो वो डिमांड नहीं करेंगे। डिमांड नहीं करेंगे तो मार्केट में सप्लाई तो होगी उतनी जितनी पहले थी, और डिमांड नहीं करेंगे तो रेट क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। और रेट कम आने को, जब मार्केट में रेट कम हो जाते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? डिफ्लेशन। इतनी बात समझ में आती है? हाँ भैया। हाँ हाँ भैया। जी भैया। चलो, अब 4 टर्म हमने पढ़ी। एक तो इन्फ्लेशन, दूसरी डिफ्लेशन, तीसरी सरप्लस बजट, और चौथी डेफिसिट बजट। ठीक है। जी। और वैसे तो मेरे को ही समझाना था ये, लेकिन जब मैं आपको समझा चुका हूँ ये चारों चीजें, तो मैं अब आपसे पूछूंगा कि अ, आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ऑप्शन दे रहा हूँ, तो आप मुझे बताना। मार्केट में इन्फ्लेशन है, ध्यान से सुनना।
ठीक है ना, अमन, स्पर्श, अतिशय, हाँ भैया जी भैया हाँ बोलिएगा। भैया। ठीक है, मार्केट में क्या है, इन्फ्लेशन है, क्या है, इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन, और गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन खत्म करनी है, जी भैया समझ रहे हो। इन्फ्लेशन खत्म कैसे जी होगी, जब लोगों के पास जो एक्स्ट्रा पैसा है वो गवर्नमेंट के पास आ जाएगा लोगों से। जी भैया तो मेरा सवाल आपसे ये है कि इस केस में गवर्नमेंट सरप्लस बजट बनावेगी या डेफिसिट बजट बनावेगी। सरप्लस सरप्लस बजट सरप्लस बनाएगी। सरप्लस बनावेगी। वेरी गुड, इस पर सरप्लस ही बनाएगी ना। हाँ भैया क्योंकि कलेक्शन ज्यादा करेगी इसमें। हाँ, अब जब गवर्नमेंट कलेक्शन ज्यादा करेगी और उनके ऊपर खर्चा कम करेगी, तो वो जो लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा था वो किसके पास चला जाएगा, गवर्नमेंट के गवर्नमेंट पास। के आगे बात सरकार समझ के। में। और जब वो पैसा मार्केट से आउट हो जाएगा तो मार्केट में जो इन्फ्लेशन थी वो खत्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। हाँ भैया। जी हो भैया जाएगी। अभी तुम देखो, मैं रियल लाइफ एग्जांपल बताऊं इसका, कोरोना से पहले लोगों के पास पैसा था, ठीक है, जी भैया हाँ खर्च भैया। कर रहे थे मार्केट में दबा के, हाँ जी जी। भैया है ना, और महंगाई हो रही थी, मतलब हर एक चीज की जो नॉर्मल रेट थे या जिस रेट से बिक रहा था वो बिक ही रहा था। लेकिन अभी मैं आपको बताऊं हाँ कि जी। मार्केट में क्या हुआ, कोरोना आ गया, लोगों की इनकम तो रही नहीं, ठीक है, जी। हाँ बोलो, हाँ भैया। जी। ठीक है, और तो उन्होंने खर्चे अपने कम कर दिए, हाँ भैया कर और दिया जब जी। खर्चे कम कर दिए तो मार्केट में डिमांड नहीं हुई, नो हाँ जी। भैया है ना, और डिमांड नहीं हुई, तुमने देखा होगा सारी जितनी भी वेजिटेबल्स है, जितने भी फ्रूट्स है, और जितनी भी और भी सारी चीजें हैं वो सब सबके सस्ती होगी कि नहीं हो गई। जी हाँ भैया भैया। आ रही ना हाँ बात जी। समझ में। हाँ भैया। जी ठीक भैया है, चलो हाँ अब भैया। दूसरी सिचुएशन लेते हैं, अगर मार्केट में डिफ्लेशन होगी, जी भैया ठीक है ना, तो इस केस में गवर्नमेंट कैसा बजट बनावेगी, डेफिसिट डेफिसिट बजट बनावेगी, क्यों बनावेगी, इसमें तो खर्चा भैया ज्यादा करेंगे गवर्नमेंट। हाँ लोगों के ऊपर खर्चा तो ज्यादा करेगी, हाँ कम कलेक्शन ज्यादा करेगी। कलेक्शन कम कर देगी जब उन कलेक्शन पे कम खर्चा करेगी। ज्यादा करेगी तो वो गवर्नमेंट के किए हुए खर्चे से कुछ जो बेसिक फैसिलिटीज है, जो असेंशियल फैसिलिटीज है, असेंशियल जो नीड्स है उनको फुलफिल कर पाएंगे, ठीक है ना। हाँ भैया। और जब वो जो उनकी नीड्स है, यानी कि मान लिया उन्हें अपने बच्चों को पढ़ाना, ठीक है, और उन्हें ट्रीटमेंट कराना अपना, और उन्हें खाने पीने के लिए चाहिए, वो तो उन्हें गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करा दिया, ठीक है। और जो वो पैसा कमा रहे थे उस इनकम से वो क्या करेंगे, वो मार्केट में खर्च करेंगे, है ना। तो मार्केट में क्या आएगा, जब पैसा आएगा, पैसा आएगा तो डिमांड होगी, डिमांड होगी तो फिर जो डिफ्लेशन थी वो धीरे धीरे नॉर्मल सिचुएशन पे चली जाएगी। आ गई बात समझ में, यस भैया हाँ भैया। दोनों चीज समझ में आ गई ना। आ गई। हाँ जी। तो गवर्नमेंट स्टेबिलिटी कैसे लेके आती है, यानी कि स्टेबिलिटी का मतलब है जो इन्फ्लेशन है और डिफ्लेशन उन्हें खत्म कैसे करती है। उसके टाइम पे, इन्फ्लेशन के टाइम पे तो सरप्लस बजट बनाएगी, और डिफ्लेशन के टाइम पे, डेफिसिट बजट डेफिसिट बजट। चलो मेरा एक सवाल आपसे है, और ये मतलब ये आपकी नॉलेज के और अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, ठीक है ना। सपो जो अभी मार्केट में करंट सिचुएशन चल रही है, जी। ठीक है ना, इसको देखते हुए इस साल का बजट तो आ गया, 1 फरवरी 2020 को आ गया था, जी भैया ठीक है ना, 20-21 का बजट, और 21-22 का बजट आवेगा अब। जी भैया 21-22 का बजट कब हाँ आवेगा, जी। 1 फरवरी 2021 2021 में। जी। तो मेरा सवाल आपसे ये है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस है, 1 फरवरी 2021 को जो बजट आएगा, आज की करंट सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए वो बजट सरप्लस वाला आना चाहिए या डेफिसिट वाला आना चाहिए। डेफिसिट वाला। सरप्लस अतिशय बोल रहे सरप्लस, नोनू बोल नहीं रहा नहीं है नहीं डेफिसिट डेफिसिट डेफिसिट। डेफिसिट। डेफिसिट इस डेफिसिट। पर इसका क्या आंसर है, डेफिसिट। डेफिसिट। वाई डेफिसिट। क्या भैया? भैया अब तो मंदी आ गई ना कहते हैं हाँ मार्केट में मंदी है, मंदी आ गई ना भैया। हमारी इकोनॉमी रिसेशन में चली गई, किस में चली गई। रिसेशन में देखो जब एक तो देखो, एक समझो डिफ्लेशन और रिसेशन एक ही बात है, यानी कि मंदी, जब मंदी आती है ना मार्केट में उसे बोलते हैं रिसेशन या बोलते हैं डिफ्लेशन, ठीक है। डिप्रेशन। अच्छा। और जी भैया जब मंदी में भी इतनी बुरी हालत हो जावे, मान लिया अगर हम 1-2 साल जब मार्केट में मंदी आ जावे और हम 6 महीने में 1 साल में रिकवर कर लेंगे, ठीक है ना, हाँ जी। तो उसे तो बोलते हैं डिफ्लेशन और रिसेशन। आ रही है बात समझ में। जी लेकिन भैया जब मंदी ऐसी आ जावे कि वो महामंदी हो जावे, और जी जिसको रिकवर करने हाँ में हमें जी। अगले 5-10 साल लग जाएंगे, हाँ जी। उसे बोलते हैं डिप्रेशन। क्या बोलते हैं। डिप्रेशन। डिप्रेशन तो अब मुझे एक चीज बताओ, वर्स्ट सिचुएशन कौन सी है, रिसेशन या डिप्रेशन। डिप्रेशन में जाएगी भैया डिप्रेशन है। हाँ, डिप्रेशन वर्स्ट में। वर्स्ट मतलब सबसे बुरी सिचुएशन कौन सी है, डिप्रेशन। 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 आ रही है बात समझ में। और करंटली हमारी इकोनॉमी हाँ की, भाई। हमारी क्या किसी भी इकोनॉमी की हालत यही है कि अगर ऐसे चलता रहा ना
तो हर एक इकोनॉमी डिप्रेशन में आ जाएगी और आने वाले 5-10 साल लग जाएंगे हर एक देश को अपने आप को ग्रो करने में। आ रही बात समझ में? रिकवर हाँ समझ जी रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस भैया। ठीक है। अच्छा भैया, वो हमने माइक्रो पढ़ी थी ना, माइक्रो, तो फिर वो माइक्रो का तो कोई फायदा नहीं हुआ हमें, हम तो उससे कुछ लिंक नहीं कर पा रहे। मैं आपको बता रहा हूँ, लिंक करो, लिंक करना सीखो। आपने वहाँ पे एक चैप्टर पढ़ा था सबसे शुरू में, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का टॉपिक पढ़ा होगा। हाँ जी जी भैया। अगर अगर हमारी इकोनॉमी की यही हालत रहे, ठीक है ना, और ये टिड्डी दल आता रहेगा और कोरोना हो गया, लोग मरते रहेंगे। हालांकि डेथ रेट बहुत कम है, इतना फियर होना नहीं चाहिए कोरोना का, मतलब कोरोना कम है आजकल, फियर ज्यादा है कोरोना का, ठीक है ना। डेथ रेट उसका बहुत कम है, इतना ज्यादा होना नहीं, मतलब वो ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। अब लोग अपने धीरे धीरे एक्टिविटीज को परफॉर्म करो, डरने वाली कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। तो लेकिन फिर भी अगर मैं बताऊं कि अगर लोग मरते रहेंगे, हमारे रिसोर्सेज वेस्ट होते रहेंगे, तो पीपीसी पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आपने क्वेश्चन पढ़ा था ना यस भैया। कि पीपीसी शिफ्ट पढ़ा था ना, राइट वर्ड शिफ्ट और लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। तो अगर हमारे रिसोर्सेज वेस्ट होंगे तो हमारा जो पीपीसी हमारी कंट्री का, वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? जी भैया लेफ्ट। आ रही ना सारी बात, हर एक चीज को कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? जी भैया। हाँ जी बस ये जो 1 घंटा इतना बड़ा मैंने लेक्चर दिया, इतना बड़ा भाषण दिया, वो केवल 3 लाइन को समझाने का था। लेकिन ये जी भैया। 3 लाइन जरूर समझाई मैंने आपको, लेकिन ये समझ लो कि आगे आने वाले कई सारे टॉपिक्स समझा दिए मैंने आपको। कई सारे टॉपिक्स के चैप्टर्स हो गए पूरे, मतलब जो उनका ओवरव्यू है, जो उनका बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, उन चैप्टर्स का, उन कॉन्सेप्ट का आपको एक ओवरव्यू मिल गया हर एक चीज का। आपको बैंकिंग के बारे में पता चल गया, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के बारे में पता चल गया, और यहाँ गवर्नमेंट बजट तो हम पढ़ ही रहे हैं, ठीक है ना। बस जब वो उन्हें पढ़ेंगे ना, तो उनके जो डीप में जो कॉन्सेप्ट है, जो न्यूमेरिकल है, और उनसे जो फर्दर जो उनसे फॉर्म हुए, जो फ्रेम हुए कॉन्सेप्ट, वो उनकी डीप स्टडी करनी है हमें, ठीक है ना। हाँ भैया। आई होप समझ में आ रहा होगा तुम्हें। यस भैया। ठीक है, चलो अब मैं पढ़ दे रहा हूँ इसको। गवर्नमेंट बजट इज यूज टू प्रिवेंट द बिजनेस फ्लक्चुएशन। गवर्नमेंट बजट यूज किया जाता है किससे बचाने के लिए? हमें, हमारे को बिजनेस के जो फ्लक्चुएशंस होते हैं ना, यानी कि हमारे बिजनेस में या जो हमारी इकोनॉमी में उतार चढ़ाव आने वाले हैं ना, यानी कि जो बूम, जब हमारी इकोनॉमी अप पे जाती है ना, उसे बूम बोलते हैं। पहले भी पढ़ा था हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में, है ना, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बुलिश और बियरिश जी सिचुएशन पढ़ी थी हमने यस भैया। बच्चों। बुलिश और बियरिश यही तो होता है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, ठीक है ना। तो उसे बूम भी बोलते हैं और रिसेशन भी बोलते हैं। बुलिश को बूम बोलते हैं और बियरिश को रिसेशन भी बोलते हैं। यानी कि जब कहने का मतलब एक गवर्नमेंट बजट इसलिए बनाती है कि ताकि हम जो आने वाले बिजनेस फ्लक्चुएशंस है उनसे अपनी इकोनॉमी को बचा के रख सके, और वो फ्लक्चुएशन किस चीज के होंगे? इन्फ्लेशन के या डिफ्लेशन के, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। काहे का ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए? कौन सा ऑब्जेक्टिव? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए। गवर्नमेंट एम्स टू कंट्रोल द डिफरेंट फेसेस ऑफ इकोनॉमी। गवर्नमेंट जो डिफरेंट फेस होते हैं इकोनॉमी के, उन्हें क्या करती है? कंट्रोल करती है, जैसे कि बूम या रिसेशन, ठीक है ना। बूम यानी कि मार्केट में जब तेजी आती है, रिसेशन जब मंदी आती है। इन्हें आप इन्फ्लेशन डिफ्लेशन भी बोल सकते हो, ठीक है ना। यानी कि ये तो साइकिल है, और इनके अंदर जो आती है उन्हें बोलते हैं इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। फिर कह रहे हैं कि पॉलिसीज ऑफ, अब ये लाइन समझना, बस एक लाइन के ऊपर इतना बड़ा भाषण दिया था वो। पॉलिसीज ऑफ सरप्लस बजट ड्यूरिंग इन्फ्लेशन एंड डेफिसिट बजट ड्यूरिंग डिफ्लेशन। सरप्लस बजट तो बनाती है गवर्नमेंट कब कब? बोलो ना। इन्फ्लेशन में। इन्फ्लेशन के टाइम पे। और डेफिसिट बजट ड्यूरिंग डिफ्लेशन के थे। डिफ्लेशन। हेल्प्स टू मेंटेन स्टेबिलिटी ऑफ प्राइस इन द इकोनॉमी। इस तरीके की अगर गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी तो उससे क्या होगा? मार्केट में स्टेबिलिटी बनी रहेगी, ना तो बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन आएगी, ना ही बहुत ज्यादा, और मार्केट किस पे डिप्रेशन रहेगी? नॉर्मल सिचुएशन पे रहेगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जी भैया। ठीक है ना। हाँ भैया। नेक्स्ट है हमारा क्या? फोर्थ है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। क्या है? मैनेजमेंट ऑफ ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। हमने 11th क्लास में पढ़ा था, थर्ड चैप्टर बिजनेस स्टडीज के अंदर, प्राइवेट पब्लिक एंटरप्राइजेस के नाम से हमने एक चैप्टर पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? जी भैया। पब्लिक एंटरप्राइज आपको पता है, जैसे कि LIC, BSNL, भेल, गेल, सेल, ये पढ़ा था ना, जी भैया। ठीक है ना। अच्छा, ये क्या हो जाती है? जैसे गवर्नमेंट ने भी BSNL को बचाया, किसको बचाया था? BSNL। BSNL बोले तो भारत संचार निगम लिमिटेड, ये टेलीकॉम कंपनी है, ठीक है ना। ये, और ये क्या है ना कि ये कंपनी लिक्विडेट होने वाली थी, यानी कि ये कंपनी बंद होने वाली थी, ठीक है। और ये क्योंकि गवर्नमेंट की कंपनी है, तो गवर्नमेंट को इनको बचाना बनता है कि नहीं बनता है? हाँ जी जी भैया। है ना। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, एक कंपनी ऑलरेडी चल रही, ठीक है, जी। और उसकी हालत खस्ता है, खस्ता कचौड़ी।
मतलब खराब है खस्ता से मतलब समझ रहे हो ना, जी खराब भैया है जी। जी। है ना, हल्की है हालत, है ना, हाँ यानी जी, कि वो हाँ जी। कंपनी मरने वाली है। अच्छा तो जी। जी अब हमारे भैया। पास दो ऑप्शन है, कुछ तो हम ऐसा मैनेजमेंट करें जो हम बिजनेस स्टडीज में पढ़ते हैं कि उसी कंपनी को बचाना अच्छा होगा या उस कंपनी को मार के नई कंपनी बनाना अच्छा होगा। उसे ही उसी बचाना। कंपनी को बचाना उसको ही अच्छा बचा होगा। लो। हाँ, उसी को बचाना अच्छा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जी। जब हाँ जी। क्योंकि जब एक पुरानी कंपनी बंद होगी तो उसकी जो एसेट्स बिकेगी वो फ्री के बराबर बिकेगी, क्योंकि उन पर डेप्रिसिएशन लग चुका होगा। हाँ जी जी। भैया। ठीक है ना। और जब आप नई कंपनी फॉर्म करके नई एसेट्स परचेज करोगे तो क्या होगा, वो महंगी आएगी। हाँ भैया। हाँ बोलो। हाँ जी। और सारी हाँ चीजें जी। तुम्हें सारे खर्चे करने पड़ेंगे, नई कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी, सारी फॉर्मेलिटीज करनी दोबारा पड़ेगी, सारे। टाइम लगेगा, रिसोर्सेज वेस्ट होंगे। हाँ या ना। हाँ हाँ जी। भैया। तो मुझे हाँ बताओ, भैया। पुरानी कंपनी को बचाना अच्छा है नई, या पुरानी को मार के नई नई बनाना अच्छा है। पुरानी बचवानी पुरानी को अच्छा ही है। बचा लो। और अगर पुरानी कोई गवर्नमेंट की जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की जो कंपनी है, गवर्नमेंट उन्हें मरने देगी या नहीं मरने देगी, नहीं मरने देगी। है नहीं ना। मरने तो देगी। गवर्नमेंट उन्हें मैनेज करती है, क्या करती है, मैनेज करती है। मैंने। मैंने ठीक है ना। अगर उन्हें पैसों की जरूरत है ना, उन्हें फंड्स की जरूरत है तो गवर्नमेंट फंड्स उनको क्या देती है, फंड्स देती है, जैसे बीएसएनएल को बचाया। जैसे रेलवे है, रेलवे, अब रेलवे में कुछ क्या हाँ करना, जी। इंप्रूवमेंट करना, तो गवर्नमेंट क्या करती है, पैसा देती है कि नहीं देती रेलवे को, जी भैया। देती है। है ना। पोस्ट ऑफिस को वापस से हमें बाउंस बैक कराना, तो पोस्ट ऑफिस वालों को भी उसमें भी क्या करेगी, पैसा लगाएगी गवर्नमेंट। समझ रहे हो ना, जी हाँ भैया। जी। हाँ है ना। भैया। तो गवर्नमेंट इन कंपनी को बचाती है। चलो देख लेते हैं, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, बहुत सारी पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्री होती है, जैसे मैंने आपको बहुत सारे नाम बताए, एलआईसी हो गई, है ना, बेल हो गई यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, सेल हो गई, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल हो गई, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, है ना, ओएनजीसी हो गई, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, आपकी रेलवे हो गई, पोस्ट ऑफिस हो गई, बीएसएनएल हो गई, भारत संचार निगम लिमिटेड। तो ये सब क्या है, पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं, इंडस्ट्री है। ठीक है ना। विच आर इस्टेब्लिश्ड, इनको इस्टेब्लिश किया जाता है एंड मैनेज, और मैनेज किया जाता है फॉर द वेलफेयर, सोशल वेलफेयर ऑफ पब्लिक। किसके वेलफेयर के लिए, पब्लिक के। पब्लिक वेलफेयर के पब्लिक के लिए। वेलफेयर के लिए। ठीक है ना। कह रहे कि बजट इज प्रिपेयर्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग वेरियस प्रोविजंस, बजट बनाया जाता है इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि मतलब बजट के अंदर ऐसे ऐसे प्रोविजंस डाले जाते हैं, ऐसी ऐसी पॉलिसीज बनाई जाती है ताकि हम मैनेज कर सके, फॉर मैनेजिंग सच एंटरप्राइज, ताकि हम उन एंटरप्राइज को मैनेज कर सके, एंड प्रोवाइडिंग देम फाइनेंशियल हेल्प, और उन्हें क्या प्रोवाइड करा सके, फाइनेंशियल फाइनेंशियल है। हेल्प। आप देखो, कोई भी मतलब जो गवर्नमेंट है ना, वो किसी भी कंपनी को ऐसे पैसा नहीं दे सकती, गवर्नमेंट की किसी कंपनी को ऐसे पैसा नहीं दे सकती। मान लिया सपोज दैट बीएसएनएल की हालत खस्ता है, तो मोदी ने आज अनाउंस कर दिया चलो हम बीएसएनएल को 1000 करोड़ रुपए दे दें, ऐसा नहीं होता। उससे पहले क्या लेके आना पड़ेगा, बजट में लेके आना पड़ेगा, क्योंकि वे पब्लिक सेक्टर की कंपनी यानी कि गवर्नमेंट की कंपनी है। आ रही बात समझ में। जी। हाँ हाँ जी। भैया। ठीक है ना। तो अच्छा, अगर हमारे यहाँ पे मरती मरती कंपनी बचेगी, है ना, या हम जो कंपनी मरने वाली है उनको बचा लेंगे हम, और वो उन्हें वापस से रिवाइव कराएंगे, यानी कि उन्हें फिर से हाँ जी। हाँ जी, चलाएंगे, समझ गए। तो ये अच्छा होगा ना हमारी कंट्री के लिए। हाँ हाँ भैया। जी। और अगर हमारे देश के अंदर पब्लिक सेक्टर के, यानी कि जो गवर्नमेंट की कंपनी है, अगर वे ही बंद होने लगे, वे ही लिक्विडेट होने लगे, तो आप मुझे बताओ इंटरनेशनल मार्केट में मैसेज अच्छा जाएगा या बुरा जाएगा, बहुत बेकार बेकार। जाएगा। है ना। लोग क्या बोलेंगे, अरे वहां पे तो गवर्नमेंट कंपनियों की हालत ही खराब है, इंडिया के अंदर तो प्राइवेट कंपनियों की तो क्या हालत होगी। आ रही ना बात समझ में। हाँ जी। हाँ ठीक जी है। जी। भैया। तो इतनी बात समझ में आती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, मैनेज करती है किनको, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को। ठीक है। पब्लिक से। हाँ आई जी। जी होप ये भैया। समझ में आ गया होगा तुम्हें, जी आ गया। भैया। है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो यहाँ पे लिखा है रेलवे, पोस्ट ऑफिस, बीएसएनएल, भेल, गेल, सेल, एक्सेट्रा। ठीक है ना। जी भैया। हाँ ठीक है। भैया। नेक्स्ट क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ। हर एक गवर्नमेंट क्या चाहती है कि हमारी कंट्री की, हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ हो या ना हो। चाहेगी ग्रोथ तो। स्पर्श, जाएगी। अतिशय, हाँ भैया। है ना। अच्छा। इकोनॉमी की और ग्रोथ होनी चाहिए। हाँ, और वो इकोनॉमिक ग्रोथ जी। कैसे होगी, जब देश के अंदर इन्वेस्टमेंट होगा। क्या होगा, हाँ। इन्वेस्टमेंट होगा। इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कब होगा, जब लोग सेव करेंगे। जी। हाँ। जी। ठीक है हाँ ना। भैया। भाई पैसा बचा के मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, जब तो नए नए बिजनेस लगेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, जिन्हें रोजगार मिलेगा उनकी इनकम आएगी, जिसने बिजनेस लगाया वो इनकम कमाएगा, और पूरे देश में क्या होगी, इनकम जनरेट होगी,
और जब पूरे देश की इनकम जनरेट होगी तो नेशनल इनकम बढ़ेगी, नेशनल इनकम बढ़ेगी तो जीडीपी, यानी कि नेशनल इनकम बढ़ने का मतलब है जीडीपी बढ़ेगी, और जीडीपी बढ़ेगी तो हमारी क्या होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ग्रोथ होगी। आ रही बात समझ में? अच्छा, तो जी गवर्नमेंट भैया। बजट के अंदर ऐसी पॉलिसीज बनाती है जिससे ना देश के अंदर सेविंग और इन्वेस्टमेंट बढ़े, और सेविंग और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो मैंने अभी आपको बताया उससे क्या होगा, हमारी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। आ रही बात ग्रोथ समझ होगी। में? हाँ बोलो। हाँ हाँ भैया। भैया। अच्छा, अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा। देखो गवर्नमेंट क्या करती है, ध्यान से समझना। जैसे बजट आया, तुमने देखा होगा कि बजट में गवर्नमेंट बोलती है कि चलो मैं तुम्हारे से पहले क्वेश्चन पूछूंगा, कभी ऐसा हाँ जी। हुआ कि तुम्हारी फैमिली में आईटी, कभी क्या होता होगा, तुमने ध्यान दियो, अगर तुमने नहीं सुना होगा लेकिन पूछना अपने पापा से, आईटीआर फिल करते होंगे, ठीक है ना? तो आईटीआर फिल करते तो तुम्हारे स्कूल से तुम्हारी स्लिप मंगाई जाती है नहीं। फीस की। तुम्हारे पेरेंट्स ने मंगाई या नहीं मंगाई कभी? नहीं जी। नहीं। मंगाई नहीं? नहीं भैया। नहीं भैया। यार हो ही नहीं सकता ऐसा, ध्यान से पूछना। इनकम टैक्स तो भरे जी, वो तो मंगाते नहीं। आप चलो पूछ के देखना, और अगर अगर नहीं मंगाते ना तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आज एक फायदा और करा दे रहा हूँ आपका, ठीक है? अगर आपको नॉलेज होगी तो आप अपना फायदा करा पाओगे। अंडर द बताओ। इनकम टैक्स एक्ट 1961 देयर इज अ सेक्शन नेम्ड एज 80C, जिसके अंदर ना गवर्नमेंट, भाई देखो आप अगर इनकम कमाओगे तो उस पर टैक्स दोगे कि नहीं दोगे? देगी भैया। जी। ठीक है ना? लेकिन गवर्नमेंट ने ना कुछ ऐसी चीज बनाई हुई है, कुछ चीजों को प्रमोट करने के लिए, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, भाई मान लिया अगर आपने 10 लाख रुपए कमाए तो 10 लाख रुपए पे आप क्या दोगे, टैक्स दोगे। आ रही बात समझ में? लेकिन हाँ। हाँ भैया। गवर्नमेंट ने ना, मैं फिलहाल आपको केवल एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, एक एग्जांपल, ऐसे हजारों एग्जांपल है, ठीक है ना? तो क्या गवर्नमेंट ने क्या बोला, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि जो भी इंसान अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरेगा, उसके 2 बच्चों की ना, अगर वो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, ठीक है ना, और जी। उसके जो 2 बच्चे, अब मान लिया एक इंसान ऐसा हो सकता है उसके दर्जनों में बच्चे हो, है ना? जी। तो गवर्नमेंट सबकी फीस तो माफ करेगी नहीं, समझ रहे हो ना? यानी कि जो डिडक्शन देगी वो सबकी फीस का नहीं देगी। तो गवर्नमेंट ने बोला बच्चे दो ही अच्छे, ठीक है ना? तो 2 बच्चों की गवर्नमेंट क्या करती है ना, सपोज दैट 2 बच्चों की पूरे साल भर में जो ट्यूशन फीस गई, केवल और केवल ट्यूशन फीस, वो सपोज दैट 2 लाख रुपए गई। कितनी गई? 2 लाख। 2 लाख रुपए गई। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, 10 लाख रुपए आपने इनकम कमाई, 10 लाख रुपए पे लेट से 20% टैक्स लगना था, इनकम टैक्स, लेट से। मैं ये जो सारी चीजें बता रहा हूँ ना आपको, एग्जैक्टली इनकम टैक्स के जी। जो प्रोविजन है वो अलग है। फिलहाल मैं आपको वो नहीं समझा रहा हूँ, इनकम टैक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको केवल जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ, ठीक है ना? और एक्चुअल रेट बता के अभी तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, उसमें तुम कंफ्यूज हो जाओगे, उसमें स्लैब वगैरह है, ठीक है ना? तो इसलिए मैं आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ कि 10 लाख रुपए की अगर कोई किसी इंसान की इनकम है और 20% अगर टैक्स रेट होता है, तो 10 लाख का 20% कितना बनता है? बोलो बच्चों। 2 लाख। 2 लाख रुपए बनते हैं, यानी कि उस बंदे को 2 लाख रुपए का क्या देना होगा, मान लिया टैक्स देना होगा, ठीक है ना? हाँ भैया। हाँ भैया। ठीक है। हाँ भैया। अच्छा, अब गवर्नमेंट ने बोला कि भाई अगर तुम अपने 2 बच्चों को पढ़ा रहे हो, उनकी जो ट्यूशन फीस है, हॉस्टल फीस नहीं, केवल और केवल ट्यूशन फीस, तो वो ना अपनी इनकम में से कम करके उस पे हमें क्या दे देना, टैक्स दे देना। ताकि ऐसा इसलिए किया गवर्नमेंट ने, ताकि वो बच्चों की जो एजुकेशन है उनको गवर्नमेंट प्रमोट कर सके। आ रही है बात समझ में? हाँ भैया। तो अब 10 लाख हाँ रुपए में भैया। से हम 2 लाख रुपए क्या कर देंगे, कम कर देंगे। हाँ भैया। हाँ भैया। और गवर्नमेंट टैक्स कितने पे लेगी, 8 लाख रुपए पे। जी। हाँ। और 8 लाख रुपए में 20% टैक्स कितना बनेगा? 1,60,000। वेरी गुड, 1,60,000। पहले हाँ। टैक्स कितना बन रहा था? 2 लाख। 2 लाख। बताओ फायदा हुआ या नुकसान हुआ? क्या इसको फायदा फायदा हो गया? हुआ। आ रही है बात समझ में? फायदा हुआ या हाँ नहीं भैया। हुआ? हुआ। ठीक है। तो अब देखो, एक चीज, एक एग्जांपल और समझा रहा हूं मैं आपको। गवर्नमेंट ने तो इस तरह की पॉलिसी बनाई, ठीक है? इससे क्या होगा, इससे जो हमारा एजुकेशन सेक्टर है वो प्रमोट होगा, हाँ या ना? हाँ भैया। एजुकेशन सेक्टर वाले इनकम भैया। कमाएंगे, और दूसरी बात, बच्चे अगर हमारे देश के जो यूथ है या जो बच्चे हैं वो पढ़े लिखेंगे तो इन फ्यूचर हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। एक तो फायदा ये हो गया। दूसरा है, गवर्नमेंट ने बोला कि तुम सपोज दैट एक ना, ये देखा होगा आपने कि जो हमारे हाईवे बनते हैं ना, हाईवे, और हाँ। एक हमारे देश के अंदर अथॉरिटी है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI। जी। नाम सुना है आपने NHAI ना का? भैया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ हाँ। इंडिया। कभी कभी अगर आप किसी हाईवे पे गए होंगे तो आपने देखा, लिखा हुआ भी देखा होगा NHAI, ठीक है ना? ये क्या बनाते हैं, हाँ हाईवे देखा है बनाते भैया। हैं। हाँ।
देखा है ना। तो अब गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर आप उस 10 लाख रुपए की इनकम में से मान लिया अगर आपने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए कहाँ पे, इन कंपनी में, यानी कि इन कंपनी के शेयर्स वगैरह ले लिए आपने या बॉन्ड्स डिबेंचर्स खरीद लिए, है ना, बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है ना। तो हम उस इनकम पे आपकी क्या नहीं लेने के, टैक्स नहीं लेने के, क्या नहीं लेने के, टैक्स। भाई वैसे तो 10 लाख रुपए की इनकम पे हमारा टैक्स कितना जाना चाहिए था, 2 लाख रुपए। आ रही बात समझ में। जी लेकिन गवर्नमेंट ने बोल दिया अगर तुमने 2 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिए तो हम तुम्हारे से टैक्स लेंगे 8 लाख रुपए पे। 8 लाख रुपए पे बन गया कितना, 1,60,000 रुपए टैक्स। और वो 2 लाख रुपए जी पहले भी हमारे ही थे, अब भी हमारे ही है। क्योंकि अब देखो फायदा क्या होगा, अगर हमने 2 लाख रुपए वहां पे इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है भाई, इन्वेस्ट करे वो पैसा हमारा ही तो हाँ भैया है ना। और जब हमने इन्वेस्ट करे तो अगर हमने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करे उसमें हमें क्या भी मिलेगा, इंटरेस्ट भी मिलेगा। क्या भी मिलेगा, इंटरेस्ट। एक फायदा तो इंटरेस्ट का हो गया, दूसरा फायदा हमारा टैक्स बच गया। आ रही है बात समझ में, हाँ भैया। है ना। और जब वो मैच्योर्ड हो जाएगा, मतलब वो इन्वेस्टमेंट हमारी मैच्योर हो जाएगी यानी कि कंप्लीट हो जाएगी, तो उसकी रिटर्न भी मिलेगी, वो भी मिलेगा, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी हमारी वापस मिल जाएगी हमें, ठीक है ना। हाँ हाँ भैया। ये देखो इस तरह की पॉलिसी बनाई गवर्नमेंट ने, मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए, गवर्नमेंट ने इस तरह की पॉलिसी बनाई, ठीक है। हाँ जी। और इस तरह की जो पॉलिसी बनाई गवर्नमेंट ने, इससे क्या हुआ, इससे टैक्स पेयर जो है यानी कि जो इनकम कमाने वाले बंदे उनको तो फायदा हुआ ही है। हाँ भैया। और इससे उन्होंने क्योंकि इन्वेस्ट करा पैसा, तो वो जो कंपनी क्या बनाएगी, हाईवे बनाएगी, हाँ जी। है ना, लोगों को रोजगार मिलेगा। जो प्रोडक्ट की सप्लाई हाँ है, जो गुड्स की सप्लाई है वो इधर से उधर हो पाएगी, रोड अच्छी बनेगी, फैसिलिटीज अच्छी मिलेगी, हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, ठीक है ना, और सारी चीजें अच्छी होगी। हाँ बोलो। हाँ भैया हाँ भैया। हाँ तो भैया। इससे बताओ इन सारी चीजों से इकोनॉमिक ग्रोथ होगी या नहीं होगी। होगी भैया होगी भैया। होगी तो भैया। जी तो इस तरह की हाँ पॉलिसीज भैया। गवर्नमेंट लेके आती है। एक आपने वो देखा होगा, एक लड़कियों के लिए कोई स्कीम लेके आई थी गवर्नमेंट को। तो बहुत सारी पॉलिसीज गवर्नमेंट अपने बजट में लेके आती रहती है, जिनसे क्या होता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। आ रही बात समझ में। एक वो जी था कि आप अपनी लड़की के लिए एक फिक्स टाइम तक क्या करा दो, पैसा डिपॉजिट करा दो, ठीक है ना, और जब उसकी शादी होगी तो वो पैसा आप तब निकाल लो। सारी पॉलिसीज बता दी। अब इसको एक बार जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं, जल्दी है, 5वां पॉइंट पढ़ेंगे हम ये। द ग्रोथ रेट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। किसी भी कंट्री की जो ग्रोथ रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, सेविंग और, सेविंग एंड सेविंग और इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट पे। For this purpose, budgetary policy aim to mobilize sufficient resources। तो इस पर्पस के लिए जो बजटरी पॉलिसी होती है, यानी कि बजट में जो आने वाली पॉलिसी होती है, उनका मकसद रहता है कि मोबिलाइज का मतलब वो मूव कराए सफिशिएंट फंड्स को। भाई पैसा लोगों की जेब से कहाँ पे लोगों की जेब में से कहाँ जा रहा है, वो कंपनीज के पास जा रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है। तो मोबिलाइज का मतलब मूव करना होता है। मोबाइल पढ़ा है ना आपने, परफेक्टली मोबाइल पढ़ा था हमने, एक वर्ड लास्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स में, परफेक्ट मोबिलिटी, है ना। जी सर। फॉर्म्स जी ऑफ भैया। मार्केट में याद आ रहा होगा ना, फॉर्म्स ऑफ मार्केट में पढ़ा था हमने, हाँ भैया हाँ ठीक है भैया। ना। तो वही चीज है यहाँ पे कि बजटरी पॉलिसी का मकसद होता है कि रिसोर्सेज को मूव कराना, यानी कि पैसों को मूव कराना, सफिशिएंट रिसोर्सेज फॉर इन्वेस्टमेंट। किसके लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, इन द पब्लिक सेक्टर। वो भी किस सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर में। देयरफॉर द गवर्नमेंट मेक्स वेरियस प्रोविजन। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या बनाती है, बहुत सारे प्रोविजंस बनाती है इन द बजट के अंदर, टू रेज ओवरऑल रेट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री, ताकि देश के अंदर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट बढ़ सके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? यस भैया। एनी डाउट? नो नो भैया। भैया। थैंक यू वेरी मच बच्चों, आज के लिए बस इतना ही करेंगे। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे और बाकी हम कल की वीडियो में करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।